हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम द्रव्यमान और भार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही राशि है या इन दोनों में कोई अंतर होता है। बच्चे द्रव्यमान और भार दोनों के लिए एक ही राशि समझते हैं, जो कि गलत होता है। सबसे पहले हम द्रव्यमान का अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान या मास को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या द्रव्यमान को हम निम्न परिभाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई भी वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु का निर्माण पदार्थ के द्वारा होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जिसमें कोई ना कोई पदार्थ नहीं हो। तब द्रव्यमान किसे कहेंगे? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में जितना भी पदार्थ उपस्थित होता है, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आपने मूल राशियां किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया ही होगा। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान भी एक मूल राशि होती है, जिसे हम केवल उसी के मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान कहते हैं यह एक मूल राशि होती है। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यह एक मूल राशि होती है जिसका एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक भी इसको कह सकते हैं, किलोग्राम होता है। किलोग्राम के लिए हम केजी से व्यक्त करते हैं। एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और भी आती है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि भी होती है। अदिश राशि अर्थात वह राशि जिसे हम सिर्फ परिमाण के द्वारा और एक मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। इसे हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आ का मतलब होता है अनुपस्थित, और दिश का मतलब होता है दिशा। अर्थात वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसे केवल परिमाण व मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान। इसे केवल परिमाण व मात्रक यूनिट के द्वारा
व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी अदिश राशि हो, ना केवल द्रव्यमान बल्कि कोई भी अदिश राशि हो, उसे हम परिमाण और मात्रक के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यदि हम लिख देते हैं 10 किलोग्राम, तो उसमें जो 10 आता है, 10 इसका परिमाण है या मैग्नीट्यूड है या आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम इसका मात्रक है। तो किसी भी अदिश राशि को हम सिर्फ परिमाण और मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जबकि सदिश राशियों के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान या किसी भी अदिश राशि को हम सामान्य गणितीय रीति के द्वारा जोड़ सकते हैं। गणितीय रीति से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। सदिश राशियों को हम सामान्य गणितीय रीति के द्वारा ना तो जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं और ना ही इनका गुणा कर सकते हैं। जोड़, घटा या गुणा कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास 3 पात्र या कंटेनर है, इसमें कोई 2 किलोग्राम वाली वस्तु है, दूसरे कंटेनर में 4 किलोग्राम वस्तु है, कोई भी वस्तु, गेहूं समझ लें आप, दाल समझ लें, कुछ भी समझ लें, और तीसरे कंटेनर में 6 किलोग्राम वाली वस्तु है, तब हमारे पास कुल वस्तु कितनी होगी? यह द्रव्यमान है तो कुल वस्तु इन तीनों के योग के बराबर होती है। 2 और 4 6 और 6 12। यदि हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी 12 आता है, जिससे सिद्ध होता है कि अदिश राशियों को हम सामान्य गणितीय रीति के द्वारा जोड़ सकते हैं। और यदि इसमें से कोई व्यक्ति एक 4 किलोग्राम वाली वस्तु को ले जाता है, तब हमारे पास कितनी द्रव्यमान बचेगा? वस्तु का कितना द्रव्यमान बचेगा? हम 12 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम के लिए घटा देते हैं, तब हमारे पास 8 किलोग्राम द्रव्यमान शेष रहता है। इसी प्रकार हम इनका आसानी से गुणा भी कर सकते हैं। हमारे पास एक पात्र है या कंटेनर है जिसमें 2 किलोग्राम कोई भी वस्तु है, एक पात्र में 2 किलोग्राम वस्तु है, तब ऐसे 10 पात्रों में कुल कितनी वस्तु या कितना सामान होगा, या उस 10 पात्र में वस्तु का कुल द्रव्यमान कितना होगा, तब इसको हम आसानी से गुणा करके बता सकते हैं, मल्टीप्लाई के द्वारा बता सकते हैं कि इसमें 20 किलोग्राम सामान होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देख लिया है, कोई भी अदिश राशि होती है उसको हम एक सामान्य गणितीय रीति के द्वारा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि हम इस द्रव्यमान से और क्या कोई चीज ज्ञात भी कर सकते हैं, या द्रव्यमान किसी अन्य चीज को प्रभावित भी करता है? तो इसका आंसर है हाँ। द्रव्यमान कई वस्तुओं को या कई फैक्ट्स के लिए प्रभावित करता है। जैसे आप थोड़ा समझे, जैसे आप इसको ले लें, जड़त्व ले लें।
द्रव्यमान और जड़त्व में क्या संबंध होता है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। जड़त्व आप जानते ही हैं, इनर्शिया। कोई भी वस्तु होती है उसमें अपनी अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है वह जड़त्व कहलाती है। जैसे यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तब वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तब वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या यह जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है हाँ, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान व जड़त्व इनर्शिया में संबंध। इस संबंध को हम एक सरल एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास 3 वाहन है। एक हो गया हमारा बाइक, एक है ट्रक और तीसरा हो गया ट्रेन। काफी बड़ा वाहन हो गया, काफी बड़ी चीज है बाइक, ट्रक और ट्रेन। यदि बाइक, ट्रक और ट्रेन ये तीनों विराम की अवस्था में हो तब स्पष्ट है विराम की अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, तब हम बाइक को यदि धक्का देना चाहें तो बाइक को हम आसानी से धक्का दे सकते हैं, या एक व्यक्ति बाइक को आसानी से धक्का दे सकता है जिससे बाइक अपनी गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन क्या यदि यही एक व्यक्ति ट्रक के लिए धक्का देता है तब क्या ट्रक अपनी गति की अवस्था में आता है? तो इसका आंसर है नहीं। ट्रक के लिए धक्का देने के लिए हमें बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्पष्ट है कि ट्रक ज्यादा द्रव्यमान वाला है, तो ट्रक की विराम की अवस्था को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें कम बल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हमें ट्रेन के लिए धक्का देना है तब हमें पूरी एक फौज की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम ट्रेन के लिए धक्का दे पाएंगे और ट्रेन अपनी विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आएगी। कम, अधिक और इसके लिए हमें अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप समझ लें, बाइक इसका द्रव्यमान कम है तो इसका विराम का जड़त्व खत्म करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, इसका भी द्रव्यमान ट्रक का बाइक की तुलना में अधिक है, तो इसके भी विराम के जड़त्व को या रेस्ट के इनर्शिया को खत्म करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। और ट्रेन के विराम के जड़त्व को समाप्त करने के लिए हमें काफी अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व को व्यक्त करता है या जड़त्व को बताता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व को बताता है, इनर्शिया को बताता है।
और इनमें संबंध क्या होता है? द्रव्यमान जड़त्व के समानुपाती होता है या जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा रहेगा। द्रव्यमान जड़त्व के या इनर्शिया के समानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैंने काफी सरल भाषा में समझाने के लिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको लिए एक्सप्लेन किए हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है, क्या द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है। इसके पश्चात द्रव्यमान का ब्रह्मांड में परिवर्तन, मैं आपको ये बता ही चुका हूं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, इसे हम ब्रह्मांड में किसी कहीं पर भी ले जाएं, परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन आता है क्यों परिवर्तित नहीं होता है? क्योंकि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होती है। जितनी मात्रा वस्तु में यहां पर रहेगी उतनी ही मात्रा वस्तु में संपूर्ण ब्रह्मांड में रहती है। अतः स्पष्ट है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ब्रह्मांड में कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान का ब्रह्मांड में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु को हम ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाएं, बदलता नहीं है, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। अर्थात किसी भी वस्तु का द्रव्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रहता है। क्यों रहता है, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा कभी परिवर्तित नहीं होती है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है कि हम इस द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं। द्रव्यमान का मापन, अधिकांश बच्चों ने देखा होगा कि जब वो बाजार से कोई सामान लाते हैं तब दुकानदार उन्हें सामान एक भौतिक तुला से तौल कर देता है। भौतिक तुला इस तरह से होती है जिसमें दो पड़ले होते हैं, बीच में यहां पर एक पॉइंटर लगा रहता है या कांटा लगा रहता है। तो द्रव्यमान का मापन हम इसी भौतिक तुला से करते हैं। बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि इससे तो हम भार नापते हैं। इससे हम भार नहीं नापते हैं, इससे हम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं। कैसे नापते हैं ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भौतिक तुला के द्वारा किया जाता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला के द्वारा किया जाता है। यदि हम यहां पर वेट रख देते हैं और यहां पर हम कोई वस्तु रख देते हैं, तब इन दोनों का जो भार होता है इसके बारे में हम डिस्कस अभी हाल करेंगे थोड़ी इसी वीडियो में। mg और mg होता है, g और g कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, m बराबर m, जिससे स्पष्ट होता है कि भौतिक तुला के द्वारा हम किसी भी वस्तु का सिर्फ द्रव्यमान नापते हैं लेकिन उसको हम बोलते भार हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने द्रव्यमान के अनेकों टॉपिक की स्टडी
कर ली है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि परमाणुओं और अणुओं, इनका द्रव्यमान कैसे नापते हैं। ये तो काफी हल्के पार्टिकल होते हैं, तो स्पष्ट है परमाणुओं और अणुओं का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा नापते हैं। परमाणुओं और अणुओं का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा नापते हैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा नापते हैं। आप लोग इसको कई जगह पढ़ भी चुके हैं, स्टडी भी कर चुके हैं कि परमाणुओं और अणुओं का द्रव्यमान हम इनके परमाणु भार और अणु भार से ज्ञात करते हैं या द्रव्यमान संख्या से ज्ञात करते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाती है या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने द्रव्यमान की डिटेल स्टडी कर ली है। इसके पश्चात अब हम भार क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान ये आपके सारा सिलेबस में है। यदि आप किसी किताब को ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी स्टडी अच्छे से करेंगे, तब आपको उसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे। इसके पश्चात भार या वेट। भार और द्रव्यमान ये दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यदि द्रव्यमान और भार अलग अलग है तब इनमें क्या अंतर है, हम इस पर भी अभी डिस्कशन करेंगे। भार या वेट। भार या वेट, इसकी जो सबसे सरल परिभाषा होती है वह है जब किसी वस्तु के द्रव्यमान को द्रव्यमान इसे हम m से व्यक्त करते हैं। जब किसी वस्तु के द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वस्तु का भार प्राप्त होता है। तो वस्तु का भार प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को इसके गुरुत्वीय त्वरण से ही क्यों गुणा करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा ही होगा। पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं या गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसी के लिए या इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करना पड़ता है। वास्तव में पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है और पृथ्वी
किसी भी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वही उसका भार होता है। इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है या गुरुत्वीय बल लगाया जाता है उसे भार कहते हैं। बल लगाया जाता है उसे भार कहते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वह F बराबर m इंटू जी होता है, जहां पर जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है और यही बल वस्तु का भार होता है जिसे W से व्यक्त करते हैं। तब W बराबर भी m इंटू जी हो जाता है। तो स्पष्ट है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वही वस्तु का भार होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यह भार किस प्रकार की राशि है। तो भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि क्यों है, ये भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो भार होता है, भार वास्तव में एक बल है और प्रत्येक बल में एक दिशा होती है, इसलिए भार में भी एक दिशा होती है और इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो स्पष्ट है भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। क्योंकि जो पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो स्पष्ट है कि जो भार होगा, भार की भी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। क्वेश्चन आता है कि अब भार, इसका मात्रक क्या है। मात्रक या यूनिट, भार का वही मात्रक होता है जो बल का मात्रक होता है। भार का मात्रक बराबर बल का मात्रक। जो भार का मात्रक है वही बल का मात्रक होता है। भार का मात्रक बराबर बल का मात्रक। और बल का मात्रक MKS पद्धति में या SI पद्धति में न्यूटन होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि किसी भी राशि का मात्रक हो, प्रत्येक राशि का मात्रक किसी ना किसी वैज्ञानिक के नाम के ऊपर रखा गया है। इसी प्रकार भार का CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। न्यूटन के लिए N से व्यक्त करते हैं, डाइन के लिए dy से। इसमें संबंध क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो ये आपने अभी बल के मात्रकों का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स,
इसके पश्चात इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि वस्तु का जो भार होता है यह किस केंद्र पर कार्य करता है, वस्तु में कहां पर कार्य करता है। तो कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु का भार उसके एक केंद्र पर कार्य करता है जिसे गुरुत्वीय केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो अब हम गुरुत्वीय केंद्र का अध्ययन करेंगे कि गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है। गुरुत्वीय केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस केंद्र पर वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता है, उसे गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। गुरुत्वीय केंद्र वस्तु का संतुलन बनाने के लिए जरूरी होता है। इसकी स्टडी आप लोग आगे की क्लासों में करना। जिस केंद्र पर वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता है उसे गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफी सरल है, लेकिन यदि आप इनका अध्ययन और इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं अभी आप क्लियर नहीं करते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट आपके हायर स्टडी में भी क्लियर नहीं होंगे और आपके जो डाउट्स हैं वह लगातार बने रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसी क्लास में ही क्लियर करना है। जिस केंद्र पर वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता है उसे गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसे जी से व्यक्त करते हैं। इसको हम किस चीज से व्यक्त करते हैं? जी से। अब क्वेश्चन आता है, क्या वस्तु के भार में परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा संपूर्ण ब्रह्मांड में समान होती है। तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि वस्तु के भार में परिवर्तन कैसे होता है। वस्तु के भार में परिवर्तन यदि आपका कॉन्सेप्ट गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बिना बताए ही समझ में आ गया होगा। वस्तु के भार में परिवर्तन, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन यही आता है कि क्या ब्रह्मांड में वस्तु के भार में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है हाँ। यदि हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक ग्रह से किसी दूसरे ग्रह तक या उपग्रह तक ले जाते हैं तो उसके भार में परिवर्तन होता है? तो आंसर है हाँ, होता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों होता है? तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है और भार, किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जब जी में परिवर्तन हो जाएगा तो भार में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि वस्तु के भार में पृथ्वी के या पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर वस्तु के भार में
यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, परिवर्तन होता है क्योंकि g का मान परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित हो जाता है क्योंकि g का मान परिवर्तित हो जाता है। g का मान परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसकी स्टडी पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। जैसे जो पृथ्वी होती है हल्की सी अंडाकार होती है, ध्रुवों पर g का मान अधिक होता है। क्यों होता है मैं बता चुका हूं, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या re कम होती है और विषुवत रेखा पर g का मान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा पर re का मान अधिक होता है। तो स्पष्ट है, यदि हम किसी वस्तु को लेकर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इस वस्तु का भार बढ़ता जाएगा क्योंकि g का मान बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुव या पोल की ओर जाते हैं तो वस्तु का भार बढ़ता है। और यदि हम इसका उल्टा करें, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आए, तो स्पष्ट है कि वस्तु का जो भार होता है वह भार कम होता जाता है। W कैसा होगा? कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने वस्तु के भार में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम एक टॉपिक और इसमें बचता है, उसका भी अध्ययन करते हैं। जैसे जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मापन हमने भौतिक तुला के द्वारा किया था, तो भार का मापन किसके द्वारा करेंगे? भौतिक तुला से हमने जो चीज नापी थी वह वस्तु का भार नहीं थी, वह वस्तु का द्रव्यमान था। तो वस्तु का भार, इसको हम कैसे नापेंगे? वस्तु का भार नापने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के तराजू की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं या कमानीदार तुला कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वस्तु का भार हम कमानीदार तुला के द्वारा नापते हैं या ज्ञात करते हैं। वस्तु के भार का मापन कैसे किया जाता है? वस्तु के भार का मापन कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा किया जाता है। आपने स्प्रिंग बैलेंस देखी ही होगी, लैब में रहती है, ये इस प्रकार से बनी होती है, ऊपर से यह लटकी रहती है और यहाँ पर पॉइंटर रहते हैं। जब आप यहाँ से कोई वेट लटकाते हैं वस्तु का, तो W बराबर m इंटू जी आता है, क्योंकि इस वस्तु को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर खींचती है और यही इसका भार है, यही इसका गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि क्वेश्चन आता है कि आपके द्वारा पृथ्वी पर कितना बल लगाया जा रहा है, तो जो आपका भार होता है वही बल आप पृथ्वी पर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने द्रव्यमान और भार
इन दोनों कॉन्सेप्ट का काफी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो क्या भार और द्रव्यमान इन दोनों में भी कोई संबंध होता है? अब हम इसका भी अध्ययन यहाँ पे करेंगे कि भार और द्रव्यमान में क्या संबंध है। हो सकता है ये दोनों भी एक दूसरे के समानुपाती हो। भार और द्रव्यमान, ये टॉपिक जो आप लोग 2 लाइन में पढ़ के खत्म कर देते हैं, इतना छोटा टॉपिक नहीं है। भार व द्रव्यमान में संबंध। भार व द्रव्यमान में संबंध, रिलेशनशिप इन बिटवीन मास एंड वेट। इसको हम एक सादा या सरल विधि के द्वारा समझते हैं। माना 2 वस्तुएं हैं, यह वस्तु ए और यह वस्तु बी। ठीक, माना वस्तु ए का द्रव्यमान, वस्तु ए का द्रव्यमान बराबर m1, इसी प्रकार बी वस्तु का द्रव्यमान इसको मान लिया m2। तब वस्तु ए का भार या वेट इसको मान लिया W1। इसी प्रकार बी वस्तु का भार इसको मान लिया W2। ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर है, तो स्पष्ट है कि दोनों पर जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण रहेगा समान रहेगा। उसके लिए हमें G1 और G2 नहीं मानना है। यहां पर भी G और यहां पर भी G। तब पहली वस्तु या ए का भार W1 बराबर M1G, इक्वेशन 1। W2 बराबर M2G, समीकरण 2। इसके बाद समीकरण 1/2 करने पर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जिससे आप द्रव्यमान और भार में कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। यदि पेपर में द्रव्यमान भार में अंतर आता है तब आप उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यदि द्रव्यमान की परिभाषा, द्रव्यमान के मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं तब वो भी आप आसानी से कर लेंगे। W1 अपॉन W2 इक्वल टू M1 इंटू जी अपॉन M2 इंटू जी। जी और जी कैंसिल हो जाता है। तब इससे हमें W1 अपॉन W2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि W1 या W समानुपाती है M के, अर्थात किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। भार व द्रव्यमान में यही संबंध होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने भार और द्रव्यमान का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है यह आपकी समझ में आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हो गए होंगे। इस टॉपिक को आप सरलता से समझ भी जाएंगे। यदि आपकी समझ में आ गया तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से क्लियर होते रहें। धन्यवाद।